स्टूडेंट, आज हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं लंग्स पैथोलॉजी से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लंग कैंसर्स। लंग कैंसर्स किस तरह के होते हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं, क्या इसके रीजंस होते हैं, फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, मेल्स में ज़्यादा होते हैं, किन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है कि उन्हें लंग कैंसर डेवलप हो। ये सारी की सारी चीज़ें हम लंग कैंसर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन है और बहुत ज़्यादा जो है ये फैटल होता है। फ़ौरन से अगर हुआ आपकी डेथ हो सकती है। किल्स मोर पीपल देन कोरेक्टल। इसके बाद जो आता है नंबर वो आता है क्लोरोरेक्टल का, फिर ब्रेस्ट का, देन प्रोस्टेट कैंसर्स कंबाइन। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 जो है अगेन लंग कार्सिनोमास आपके आ जाते हैं। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंसिडेंस डेवलपमेंट कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज चेन स्मोकर्स, हुक्का एंड शीशा, इनकी जो है ना लेने का अमल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इस वजह से इसकी इंसिडेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। नाउ इंक्रीजिंग इन फीमेल्स में इंक्रीज़ होता जा रहा है लंग कैंसर। रीज़न ये है कि ब्रेस्ट कैंसर जब तक बिनाइन स्टेज के अंदर है, ट्यूमर फॉर्म के अंदर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मैलिग्नेंसी में गया, आपके ब्लड के अंदर गया, तो अल्टीमेटली वो आपकी किसको, इंटरस्टिशियल स्पेस को जाके इन्वॉल्व करने के बाद आपके पूरे लंग को इन्वॉल्व करेंगे, और वो जो ब्लड सप्लाई जो भी वहाँ पर हो रही होगी मैलिग्नेंसी की वजह से इंडियन आप लंग कैंसर डेवलप कर जाएंगे। 90% जो है वो लंग कैंसर जो है वो स्मोकर्स के अंदर होते हैं। 5% उन लोगों के अंदर है जो कि पैसिव स्मोकर्स होते हैं। पैसिव स्मोकर्स वो होते हैं जो कि सेकेंड एक्सपोजर टू द स्मोकर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्मोकिंग कर रहा है जहाँ पर, तो दूसरा बंदा जो स्मोकिंग नहीं कर रहा वो पैसिव स्मोकर हुआ, 5% उन्हें भी डेवलप हो सकते हैं। पुअर प्रोग्नोसिस है, जैसे हो जाए वो ठीक नहीं होता, मेल्स और फीमेल्स दोनों में है। हर साल डेथ रिपोर्ट होती है। ड्यूरेशन, अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑफ द स्मोकिंग जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है कि आप किस तरीके से, आप चेन स्मोकर हो, आप नॉर्मल स्मोकिंग कर रहे हो, या आप बहुत मीडली स्मोकिंग कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो लंग कैंसर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। एंड लंग कैंसर इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड टू दी स्मोकिंग। 90% केसेस के अंदर लंग कैंसर की जो सबसे बड़ी वजह है वो है स्मोकिंग। 90% are smokers and 10% are non-smokers who develop lung carcinomas. कहते हैं कि अगर आप मोर देन 40 सिगरेट पर डे अगर आप पी रहे हैं तो 20% आपका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, एंड मोर देन 100 फोल्ड कंबाइंड विन एस्बेस्टोस, कॉल, रैंडम, इन सारी चीज़ों के अगर ये सारी चीज़ों को भी एक्सपोजर मिल जाए तो फिर 100%। मस्तूरे वो स्मोकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, माइल्स वगैरह के अंदर काम भी कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप लंग कार्सिनोमास। टिपिकली सेल्स इन स्प्यूटम 97% ऑफ स्मोकर्स। अगर आप देखा जाए स्प्यूटम के अंदर लंग कार्सिनोमास के जो सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्मोकर्स के अंदर 96.7% मौजूद होते हैं, और 0.9% जो है वो नॉन स्मोकर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्मोक इज सेवरल इरिटेंट एंड कार्सिनोजेनस। स्मोक जो होती है, जो धुआं होता है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेंट्स होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है इरिटेशन करवा सकती है। इसके अंदर क्या होता है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है, प्रोमोटर्स होते हैं, फिनाइल डेरिवेटिव्स, इनिशिएटर्स होते हैं, बैंडल, सारी की सारी इस तरह जो चीज़ें मौजूद है जो कि आपके लिए हेल्थ के लिए लीथल और फैटल भी है। बेनाइन ट्यूमर्स जो है लंग्स के अंदर वो बहुत रेयर होते हैं, डायरेक्टली जो है ना ये मैलिग्नेंसी में जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कि कोई और ट्यूमर होता है तो जब तक बेनाइन स्टेज होती है, ट्यूमर फॉर्म होती है, तो हम बहुत ज़्यादा एहतियात कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी होता है, कोई ना कोई रेडियोथेरेपी दे दी है, कीमोथेरेपी दे दी है, एक्सट्रैक्शन कर ली हमने ट्यूमर की अगर बेनाइन है। बट ये एक ऐसी कंडीशन है लंग्स की, आपको पता है कि पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पूरी की पूरी कार्डियोपल्मोनरी जो चैम्बर्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो ये बहुत जो है ना वो सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या होता है, मैलिग्नेंसी डेवलप हो रही होती है। सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप क्या है, आपकी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है जो कि 95% पॉपुलेशन रिपोर्ट करती है, उसके बाद ब्रोंकियल कार्सिनोमा है, और फिर अदर ट्यूमर है। मेटास्टेसिस कॉमन है। तो इसीलिए जो लंग पेशेंट्स है उधर पता नहीं लगता कि कब कैंसर हुआ है, कब नहीं हुआ। डायरेक्टली जो है ये पेशेंट जो है ना कैंसर डेवलप कर जाते हैं, और जब बिल्कुल लेट स्टेज के ऊपर पहुँचते हैं तो तब जाके ये रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो इसीलिए इसकी प्रोग्नोसिस या चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऐसे पेशेंट का बहुत हद तक कम हो जाता है।
ट्यूमर्स ऑफ फ्लोरा होता है जिसको आप कहते हैं एस्बेस्टोसिस कहते हैं, मेसोथेलियोमा भी कह रहे होते हैं। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा मैंने आपको बताया 95% कॉमन है। उसके अंदर स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के सेल्स होते हैं, ओट सेल कार्सिनोमा के सेल्स होते हैं। नॉन स्मॉल सेल्स कौन कौन से होते हैं? 80% होते हैं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा 20 to 30। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोपैथोलॉजी। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? लार्जर सेल एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा भी होते हैं। क्लिनिकल प्रोग्नोस्टिक एंड क्लासिफिकेशन। अच्छा, जो आपकी स्मॉल सेल कार्सिनोमास है अर्ली जल्दी फैल जाते हैं, सर्जरी उसमें पॉसिबल नहीं होती और समहाउ ये रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट द कीमोथेरेपी। और जो नॉन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आपके होते हैं वो लेट स्प्रेड होते हैं, लोकलाइज होते हैं। स्टेजिंग एंड सर्जरी भी आप उसमें कर सकते हो अगर फ़ौरन से डिटेक्ट हो जाए। डज नॉट रिस्पॉन्ड टू कीमो, और ये कीमो में जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? अगर लोकली बात करें तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन रिपोर्ट करते हैं, फ्यूजन, निमोनिया, लिपिड, ब्रोंकिएक्टेसिस वगैरह, एटिलेक्टेसिस, हेमाप्टोसिस, सीओपीडी। तो ये वो फीचर्स हैं या कंप्लेंट्स हैं जिसकी वजह से जो माइंड है वो क्लिक करता है कि मे बी देयर आर सम लंग्स पैथोलॉजी एंड मे बी इट्स अ लंग कार्सिनोमा। सिस्टमैटिकली अगर बात करें तो कैचिया, पैरानियोप्लास्टिक, क्लबिंग प्लम, ऑस्टियोआर्थ्रोपेडी, बोन पेन, सीएनएस डिस्फंक्शन। सिस्टमिकली जो है ना ये आपके सीएनएस को भी इन्वॉल्व कर रहा है, आपके बोन को भी इन्वॉल्व कर रहा है, आपके पल्मोनरी एरिया को भी इन्वॉल्व कर रहा है, आपके नील्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट जो है वो इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। वो सारे स्मोकिंग की लंग डिजीज़ किस तरह से होता है या फिर मैं रिसेंटली पहले भी बता चुकी हूँ कि किस किस तरह से डेवलप होता है। और अल्टीमेटली क्या, सबसे पहले नॉर्मल मेटाप्लेजिया इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन से सीओपीडी में चला जाएगा, सीओपीडी से देन अल्टीमेटली कैंसर। लंग कार्सिनोमा स्पैचेस बने हुए होते हैं। लेटरल व्यू के अंदर अगर आप देखें लंग कार्सिनोमा, ये जो आपको गोल गोल से ये एक मार्क हुए हुए बट यहाँ पे पूरे पूरे पैचेस हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ लंग कार्सिनोमा इन लेटरल व्यू। ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का सीटी है और ये इतना मैग्नीफाई नहीं है कि आप उसको प्रॉपर्ली देख पाएँ, बट ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ये आप देख रहे हैं, ब्लैकिश एरिया स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन यहाँ से हुआ और ये वेसल से होता हुआ ब्लड के थ्रू मैलिग्नेंसी में चला गया और यहाँ पे जो है वो क्लियरली विजिबल हुआ। और ये देखें वाइट वाइट पैचेस और फिर ये पूरा स्प्रेड हो गया। ये स्मोकर लंग है, इसकी ब्रांचेस ब्रोंक्यूल एल्वेयर सैक आगे। लंग एडिनोकार्सिनोमा, ये आपके सामने एक पिक्चर है एडिनोकार्सिनोमिक लंग की। नॉन स्मोकर्स फीमेल्स में बहुत कॉमन है। पैरिफेरल, ये ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होता है अगर वो मैलिग्नेंसी में चला जाए। इन्फ्लेट पैटर्न अराउंड मेजर ब्रोंकाई, इन्फ्लेट्रेट्स है यहाँ पर मेजर ब्रोंकाई जो आपकी वेसल से आप देख रहे हैं, ये पूरा इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। मेटास्टेसिस हुई हुई फ्रॉम द रीनल सेल कार्सिनोमा, ये देखें मेटास्टेसिस, ये कितनी बुरी तरह से फैला है कि इसको डिस्कलरेशन भी हो गई है और सारी की सारी इन्वॉल्व। हिस्टोपैथोलॉजी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त वे है आइडेंटिफाई करने के लिए। और एक लंग सीटी है कंपैरेटिवली एक्सप्रेस। सीटी के अंदर आप कंप्लीटली आपके पास क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है तो आप सारी एरियाज़ को देख सकते हो, आप लेवल ऑफ स्प्रेड देख सकते हो, आप लेवल देख सकते हो कि कितना उसका साइज़ है, कौन सा है, कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व है। स्टेजिंग ऑफ लंग कैंसर बेस्ड ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। ट्यूमर नोड्स बनते हैं, फिर मेटास्टेसिस होती है। ऑब्वियसली जब ट्यूमर जो है वो स्प्रेड आउट हो जाए तो वो मेटास्टेसिस फॉर्म में पहुंच जाते हैं। अच्छा, कंप्लेन आना स्टार्ट होती है नोड और मेटास्टेसिस के बीच में। नोड्स बन जाते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म होना स्टार्ट हो जाता है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाता है। नोड्स और मेटास्टेसिस के बीच में ज़्यादातर पेशेंट जो है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लंग कैंसर के स्टेज है अब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 T1 अभी सिर्फ ऊपर तक है, फिर T2 में क्या होगा, मतलब ये थोड़ा और स्प्रेड करेगा और स्प्रेड करेगा और स्प्रेड करेगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे चैम्बर्स को क्या कर देगा, इन्वॉल्व कर देगा। कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको सारी बताई हैं कौन कौन सी हो सकती है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या हो जाता है, ये कब होता है, जब कोई ट्यूमर हो आपका ट्यूमर हो जाए एड्रेनल ग्लैंड पे, जिसकी वजह से क्या हो जाए एब्नॉर्मल प्रोडक्शन हो जाती है एसीटीएच हार्मोन्स की। एक्सेसिव एड्रेनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं जिसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी,
एंड डायबिटीज़ भी आपकी हो रही होती है. दिस इज़ नॉन एज पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम. ट्यूमर प्रोड्यूसिंग ACTH हार्मोन एब्नॉर्मलिटी. एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जैसे सेंट्रल ओबेसिटी और डायबिटीज ACTH हार्मोन की वजह से होता है. मेसोथेलियोमा क्या होता है? ट्यूमर ऑफ द प्लूरल कवरिंग. जो प्लूरा जैसे लंग्स को कवर किया जाता है, अगर वहाँ पे जो है वो ट्यूमर डेवलप हो जाए, दिस कंडीशन इज नोन एज मेसोथेलियोमा. एस्बेस्टोसिस रिस्क फैक्टर है. पुअर प्रोग्नोसिस है. 50% मोर्टेलिटी इन द फर्स्ट ईयर. अच्छा, ये कौन थे? बर्नी बेंटन थे, जिनको एस्बेस्टोसिस विक्टिम डाइड इन अगस्त 207 हैंड एस्बेस्टोसिस रिलेटेड प्लूरल डिजीज, जिसको आप कहते हो ARPD. स्टमक कैंसर, पेरिटोनियल मेसोथेलियोमा. ही बिकेम द फेस ऑफ द फाइट टू गेट कॉम्पनसेशन फॉर इफेक्टेड वर्कर्स एंड वॉन हिज फाइनल विक्ट्री. मैंने आपको बताया कि वर्कर्स वगैरह में ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन होती है. तो ये एक लीडर थे जिन्होंने कुछ किया होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर. He write कि until they put me in the box, I'll be out there fighting. Very nice. Mr. Patton, वो इसके सर्वाइवल थे और इन्होंने एक रूल पास करवाया था. Yes, I remember. इन्होंने एक रूल पास करवाया था. ये खुद एक विक्टिमाइज हुए थे. इन्होंने रूल पास करवाया था. पहले ये होता था कि पूरे 24 घंटे 36 घंटे एक ही वर्कर जो होता था उसकी ड्यूटी होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, प्रोलॉन्ग इनहेलेशन होते थे कोल माइंस वगैरह में या कुछ भी इस तरह के जो होते हैं हैपहैज़र्ड्स एजेंट्स जो आप इनहेल कर रहे होते, तो विच वॉज वेरी हेजिडियस फॉर लाइफ. तो फिर ही पास द रूल आफ्टर हिज डेथ. फिर क्या हुआ कि शिफ्टिंग लगना शुरू हो गया. आपने सुना होगा मॉर्निंग शिफ्ट है, नून शिफ्टिंग, इवनिंग शिफ्ट अलग है, नाइट शिफ्ट अलग है. इस तरह से थोड़ा सा क्या हुआ, लीलियंसी मिली ताकि जो है ना प्रोलॉन्ग एक्सपोजर नहीं हो सके. ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर कर चुके हैं. आपने जो याद रखना है वो ये सारी चीज़ें हैं कि मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर दूँ. आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लंग कैंसर होता क्या है, किन लोगों में होता है, क्या इसके इंसिडेंस हैं, क्या इसकी प्रेवलेंस है, कौन से स्मोक्स हैं जो डेंजरस होते हैं, बेनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन से ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं. ठीक है, कौन सी कंडीशन है जो आपने याद रखनी है. ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमास के बारे में आपको जो है वो मालूम होना चाहिए कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमास क्या होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं, प्रेजेंटेशन कौन सी होती है, किसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है और किसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है. ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए. इसके अलावा नॉन SSC क्लासिफिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए. क्लिनिकल फीचर्स आपको पता होना चाहिए जो लोकली पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है, ये सिस्टमेटिकली जो प्रेजेंट कर रहा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए. सारी चीज़ें, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, इसको और क्या कहा जाता है, ये किस वजह से होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. मेसोथेलियोमा क्या होता है. दूसरी चीज़ें, हमारा एक और टॉपिक जो प्रीवियसली रह गया था ब्रोंकाइटिस, वो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बताना चाहूँगी. ये टॉपिक हमारा रह गया था ब्रोंकाइटिस. इसमें क्या होता है, परमानेंट डायलेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की और ब्रोंकाई की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयरवे होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब शॉर्टेंड हो जाता है, जिसकी वजह से एयर पास करने के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है और एयर ट्रिपिंग हो रही होती है. तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. और नेक्रोटाइजिंग टिश्यूज़ यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से जो एयर वॉल है, जो एयरवे है, जो आपकी जहाँ से एयर आपकी आ रही है, वो एरिया पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है. और वो फिर क्या करवा रहा होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस करवा रहा होता है, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो रही होती है और कार्टर जनरल सिंड्रोम करवा रहा होता है. बेसिकली ये जो सिंड्रोम है इनहेरिट डिफेक्ट होता है विच इज़ नेसेसरी फॉर सीलियरी मूवमेंट. ठीक है, वहाँ पे सीलिया होती है जो कि एयर को आगे फॉरवर्डली मूव कर रही होती है, और वही अगर आपकी डैमेज हो जाए तो फिर ये सिंड्रोम आपको डेवलप हो जाता है. इसकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. और इसकी वजह से और क्या हो सकता है, पेशेंट को जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है ना वो ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है, शॉर्टनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा जो हो सकती है. ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है.
दूसरा ये कि ऐसे पेशेंट के अंदर जो है ना एयरवे इलास्टिसिटी जो है ना एल्वेलर सैक की वो लॉस हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाता है, रिपीटेडली स्प्यूटम बढ़ जाता है, फ़ौरन से स्प्यूटम जो है ना आके वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और कफ हो रही होती है, और कफ भी हो रही होती है, और अजीब सी किस्म का म्यूकस आप एक जो है ना वो पेशेंट का निकाल रहे होते हैं, जो कि फुल ऑफ येलोइश कलर बैक्टीरियल होता है। दूसरी बात ये है कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं जब उनको कफ़ होती है ना तो बहुत ही अजीब किस्म की कफ़ होती है। अक्सर आपने सुना होगा कुत्ता खांसे, जो बहुत मतलब एक मूवीज़ वगैरह के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मतलब इतनी गंदी कफ़ होती है, इतनी उसके अंदर आवाज़ होती है, अजीब तरह की आवाज़ होती है, ये सारी होती है। तो ऐसे पेशेंट जो है ना जो ट्रीटमेंट के लिए इसका कोई इतना अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं है, दिस इज इरिवर्सिबल डिजीज़, और प्रोलॉन्ग जो है पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी पे रहना पड़ता है। दूसरा, ये कफ और स्प्यूटम से बचने वाली जो कंडीशन है, बार बार वहाँ पे रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, तो एजिथ्रोमाइसिन एजोमेक्स का इस्तेमाल भी जो है ना वो 2-3 महीने या समटाइम्स प्रोलॉन्ग 6-8 महीने भी दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इन्हेलर दिए जाते हैं ऐसे पेशेंट को, तो ये इरिवर्सिबल है, और इसमें सारी की सारी फाइब्रोसिस हो जाती है। ये देख लीजिए जिस तरीके से ये हुआ है, सारी की सारी फाइब्रोसिस। अच्छा, ये अपर लोब को नहीं, लोअर को, जिस तरह से मैंने आपको बताया एल्वेलर सैक, ठीक है, ये एल्वेलर लेवल के ऊपर जो इन्वॉल्वमेंट कर रहा होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस वगैरह हो जाती है, और जो इलास्टिसिटी है सैक की वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और परमानेंटली डायलेट हो जाती है। हमारे यहाँ तो ये होते हैं जब गैसेस एक्सचेंज हुई तो फिर क्या हो गया, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, देन रिलैक्स हो गए, ये पूरा फिनोमेना चल रहा था। ऐसे पेशेंट को सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं निमोनिया होने के, सेप्टिसीमिया होने के, या मेनिंजाइटिस होने के। दूसरी बात ये है कि ये बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर सर्जिकल रिसेक्शन चाहिए होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सर्जरी इतनी ज़्यादा ना सक्सेसफुल है, ना ही प्लान की जा रही है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो स्टेरॉइड दिया जाता है, प्रोलॉन्ग डेल्टा कॉर्टिन दी जाती है, बहुत लंबे अरसे के लिए ऐसे पेशेंट को दी जाती है। दूसरा ये होता है, ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी पड़ती है, ईयरली वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन हो गई है, या फंगल एंटी फंगल वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे फंगस टाइप की चीज़ हो जाती है लंग्स के अंदर, जो कि बहुत डेंजरस हो जाती है, तो एंटी फंगल। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि अगर किसी को ब्रोंकिटिस है तो उसे फ्लू नहीं होना चाहिए। फ्लू उसके लिए जो है ना वो इट्स लाइक एन एटम बॉम्ब। अगर ऐसे पेशेंट को फ्लू वगैरह हो रहा है, बार बार रिपीटेडली जो है वो एलर्जिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो कंडीशन जो है ना अगर 70% पे तो 80 है, तो वो और प्रोग्रेस करेगी। एंटी एलर्जिक्स हो गए, ह्यूमिडिफायर्स हो गए, स्टीम हो गए, ऐसे पेशेंट को ये सारी चीज़ें जो है वो दी जाती है। यहाँ पर हमारा ये जो है पल्मोनरी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। COPD. Chronic obstructive pulmonary disease, or COPD, is a lung disease that makes it difficult to breathe. COPD is a long-term disease that often gets worse over time and is characterized by inflammation and severe limitation of airflow in and out of the lungs. COPD is an umbrella term used to describe a group of breathing conditions, the most common being chronic bronchitis and emphysema. Many people living with COPD may have both emphysema and chronic bronchitis. A few people have both asthma and COPD. Cigarette smoking is the leading cause of COPD. I already told you. Long-term exposure to secondhand smoke or irritants such as air pollution, dust, or Coal workplace mine fumes, workers and are more biomass prone. exposure such as wood smoke can also contribute to COPD. An uncommon genetic disorder called alpha-1 antitrypsin deficiency is sometimes associated with COPD. Although respiratory infections such as influenza and pneumonia do not cause COPD, they can make people with COPD very sick. Same as Therefore, it is very bronchitis. important to keep these vaccinations up to date. इम्यूनाइजेशन होती है At इनकी, first, COPD इन्फ्लुएंजा की may cause वैक्सीन no बहुत ज़रूरी है। symptoms or only mild symptoms. As the disease progresses, common symptoms include shortness of breath, wheezing, and chest tightness, especially with exercise, and an ongoing cough, often with a lot of mucus. As COPD symptoms worsen, breathing requires much more energy, and it can get harder to exercise or do routine activities like getting dressed or
to deflate. Efficient uptake of air into the lungs provides oxygen to the blood, which is then carried to all parts of the body. यहाँ पे gaseous exchange हो रही In होती है. COPD, however, the airways become thick and inflamed, and they produce more mucus than usual. This mucus can clog the Dropping airways off the air and makes it okay. hard to breathe. In COPD, the walls of the air sacs in the lungs are damaged and lose their elastic quality. The air sacs get floppy, broken, and lose their shape. As the air spaces get larger, air gets trapped, and there are fewer air sacs to supply oxygen to the blood. Because air is trapped in these air sacs, it is difficult for lungs with COPD to deflate like normal lungs. This trapped air makes it harder to get fresh air into the lungs and makes breathing more difficult. COPD is the third leading cause of death in the United States and affects more than 13.5 million Americans. It is predominantly diagnosed in middle-aged individuals older than 40 years and is present in both women and men. Although COPD is more common in men, more women die from this disease each year than men. The rate of COPD continues to increase worldwide due to smoking and worsening air pollution. While there is no cure for COPD, you can take steps to feel better, stay more active, and slow disease progression. COPD can be managed by consulting early with your healthcare provider, seeking diagnosis and intervention therapies, and adopting lifestyle changes that include quitting smoking, pulmonary rehabilitation, healthy eating and exercise, and These are maintaining a self-management positive outlook. plan.